ग्रीन यही वाला है ना? क्या आ रहा? किस पे? हो गया बस। ठीक है, आप लोग को आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, आपको आवाज आ रही है? यस। अभी हम आज अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है मैं मजदूर। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? मैं मजदूर, है ना? यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में रचित है। इसमें लेखक ने श्रमिकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। समाज के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका को कलात्मक भाषा शैली में व्यंजित किया गया है। मजदूर जीवन भर दूसरों के लिए श्रम साध्य कार्य करते हैं, पर उनका जीवन उपेक्षित रह जाता है। मजदूर अपनी नियति को भूलकर संसार की दशा सुधारने में अपना योगदान करता रहता है। मजदूरों की ओर समाज का ध्यान जाना चाहिए। मजदूरों की तरफ भी, जैसे मजदूर क्या है, हमेशा जो श्रम साध्य कार्य होते हैं, श्रम साध्य मीन्स जो ज्यादा मेहनत वाले, अधिक मेहनत वाले जो काम होते हैं वो सारे मजदूर करते हैं, और इनको समाज से हमेशा उपेक्षा ही मिलती है। मतलब इनको सारा समाज हमेशा इग्नोर ही करता है। तो क्या करना चाहिए? हमें भी इनकी दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, और हमें भी मजदूरों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए, जिससे मजदूरों पर भी, यह समाज भी मजदूरों पर ध्यान दे। तो यह जो पाठ है आत्मकथात्मक, आत्मकथा मीन्स जो खुद के बारे में लिखी जाती है, स्वयं के बारे में जो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये आत्मकथा है, ये इसके लेखक ने खुद को मजदूर बताकर ही यहाँ पे इस कहानी को लिखा हुआ है। ये कौन सी कहानी है? मैं मजदूर हूँ। मतलब यहाँ जो लेखक हैं वो खुद को क्या बता रहे हैं? मजदूर, कि मैं मजदूर हूँ। ये किसकी आत्मकथा है? मजदूर की। मजदूर तो समझते हैं ना, जो लेबर काम करते हैं, ये घर बनाने का, सड़क बनाने का, और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं ये सब। तो यह एक जो है, यह आत्मकथा है। मैं मजदूर हूँ।
ये कौन लिख रहा है अपनी आत्मकथा? मजदूर। यह एक मजदूर की आत्मकथा है, मतलब वो खुद के द्वारा ही खुद वो अपनी कहानी बता रहा है। क्या बोलता है कि मैं मजदूर हूँ, मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। मेहनतकश मतलब परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, मैं एक मजदूर हूँ। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब से आज की शिष्ट सभ्यता तक पहुंचने में, मतलब शिष्ट सभ्यता मतलब जब पहले सारे लोग क्या थे, जंगलों में रहते थे, है ना, जंगली फल पत्ते सब खाते थे। जब हमारा समाज इतना विकसित नहीं हुआ था, मतलब सभ्य मतलब सिविलाइज्ड जो हुआ है, इसको बनाने में, जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब से आज की शिष्ट सभ्यता तक पहुंचने में जो है मजदूर ने ही मेहनत की है। पहुंचने में मेरे ही हथौड़े की चोट है। मतलब वहां से जब ये मनुष्य का सफर शुरू हुआ है तब से आज तक, ये आज जब हम आज इतने सिविलाइज्ड हो चुके हैं, तब तक का ये पूरा सफर किसके द्वारा तय किया गया है? मजदूर का, या जो मजदूर का जो हथौड़ा है, ये सब उसकी ही चोट है। जमाने ने करवट ली पर मैंने कभी जमीन से अपनी पीठ नहीं लगाई। जमीन से पीठ लगाना मतलब लेटना या आराम करना। सुस्ताने, सुस्ताना मतलब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं ना, थोड़े थोड़े से टाइम के लिए 5-10 मिनट थक जाते हैं तो 5-10 मिनट रेस्ट कर लिया, है ना, वो वाला कहलाता सुस्ताने, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करना, आराम करना। सुस्ताने के लिए कभी अपनी कुदाल फावड़े नहीं टिकाए, मतलब उसने क्या है, जब से जमाना आगे बढ़ता जा रहा है मैंने कभी भी सुस्ताने के लिए अपने कुदाल और फावड़े नहीं टिकाए हैं, है ना। मेरी बाजुओं पर जमाना टिका है। बाजुओं मतलब ये हाथों पे, आर्म्स पर जमाना टिका है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। भूमंडल मतलब सारी पृथ्वी का सॉरी। मैं कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, मगर मैं अगर अपने कंधे झुका दूं तो, जैसा उसके कंधे पे पूरा भार है और अगर वो कंधे झुका देगा तो क्या होगा, सारा भार नीचे, मतलब जहां से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पहुंच जाएंगे, तो गजब हो जाए। मैं कभी कंधे नहीं डालता, ना डालूंगा। मजदूर क्या कह रहा है कि ना तो मैं कभी हार मानता हूं और ना ही कभी मानूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है। निर्माण करना मतलब कोई भी चीज बनाना, उसने हमेशा निर्माण ही किया है, उसने हमेशा क्या किया है, बनाया है ना। कभी विध्वंस नहीं करूंगा। विध्वंस मतलब मिटाना, बर्बाद करना, कोई चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब मैंने हमेशा कोई चीज जो भी है, कुछ भी है, मैंने हमेशा बनाया ही है, कभी किसी भी चीज को नष्ट नहीं किया है। तो मैं कभी विध्वंस नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज को, किसी भी निर्माण को कभी मिटा नहीं सकता। मेरे निर्माण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अनंत है। मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, मतलब इसका जो निर्माण क्षेत्र है व्यापक है। व्यापक मतलब बहुत फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है और अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा नहीं है उनके पास एक फिक्स टारगेट नहीं है कि मजदूर को इतना काम करने के बाद कोई काम नहीं। उनका काम कैसा है, अनंत है, मतलब उनका काम कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसका कोई अंत नहीं है। मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव रोककर विस्तृत जलाशय बनाए। बढ़ते हुए समुद्र का मैंने जल सुखाया, दलदली जमीन को ठोस बनाया और उन पर हरी भरी फसलों को लहराया। तो क्या बोलते हैं कि मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, मतलब पुल बना दिए, है ना। बहाव रोककर विस्तृत जलाशय मतलब बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए। बढ़ते हुए समुद्र का मैंने जल सुखाया, दलदली जमीन को ठोस बनाया और उन पर हरी भरी फसलों को लहराया। कश्मीर का नाम सुनते ही तुम्हारे हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती हैं, बताओ उसकी दलदल भूमि को किसने सौंदर्य से रंगा।
मतलब कश्मीर का नाम सुनते ही हमें जो हमारे मन में है आनंद की, मतलब खुशी की लहरें उठने लगती हैं कि बहुत सुंदर है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है ना। तो वहां की दलदली भूमि को यह सौंदर्य से किसने रंगा, मतलब वहां की इस धरती को इतना सुंदर किसने बनाया, है ना, इतनी सुंदरता किसने दी। किसने झेलम नदी के तटवर्ती आकाश को सुगंधित वायु से मदहोश किया। मतलब झेलम नदी के जो आसपास तटवर्ती जो आकाश, तो वहां पे सुगंधित वायु, तो वहां पे इतने अच्छे अच्छे इनके फूलों की जो खेती होती है, जिससे वहां पे इतनी सुगंध होती है, जिससे मदहोश मतलब होता है नशे में पागल, मतलब बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं कि वो खुशबू हम बहुत पसंद आना, मदहोश होना, मतलब हम उसमें खो जाते हैं। इतनी अच्छी सुगंधित वायु से वहां पे उस आकाश को किसने सुगंधित किया। किसने वहां केसर की क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली, मतलब वहां पे केसर की जो खेती होती है, तो वहां पे किसने मिट्टी डाली जादू की, जहाँ पे केसर की खेती होती है, केसर उगता है जहाँ, किसने, मतलब वो पूछ रहा है कि कौन है जिसने कश्मीर की दलदली भूमि को सौंदर्य से रंगा, झेलम नदी के तटवर्ती आकाश को सुगंधित वायु से मदहोश किया। किसने वहां केसर की क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली, किसने। फिर वो कहता है मैंने, मैंने, मैंने मतलब मजदूर ने। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। क्या बोलते हैं, दिन सोता रहता था, रात भी सोती थी, पर मैं जागता था। नील नदी की छाती पर रखी चट्टान को मैंने काटा। क्या बोल रहा है वो कि नील नदी की छाती पर जो चट्टान रखी उसको मैंने काटा है। मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदकर तांबा निकाला, तीन सोना चांदी लोहा कोयला हीरा, ये सब किसने निकाला, मजदूर ने। मैं अपने मालिकों के लिए सोना निकालता था, वह सोना मेरे लिए नहीं था। मतलब मजदूर जो है कितना भी काम, आज मजदूर जैसे कोई बहुत अच्छा घर बना दे, बहुत बड़ा महल बना दे, तो क्या उस मजदूर को हम वहां पे एक रूम दे देंगे रहने के लिए कि लो भैया आपने बनाया यहीं रह जाओ, नहीं देंगे ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने इतना सब काम किया, मैंने इतना सोने की खदानों में जो मजदूर काम करते हैं, तो वो मजदूर को सिर्फ मजदूरी ही मिलती है, ऐसा नहीं कि वो सोना उनको मिले। सोना किसका होता है, वो उनके मालिक का। मतलब मैं अपने मालिकों के लिए सोना निकालता हूँ, वह सोना मेरे लिए नहीं है। जमीन की छाती चीर चीर कर मैंने चमकता कठोर हीरा निकाला, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर अफ्रीका के देशों में ले जाया गया। मेरे पूर्वज मॉरिशस और फिजी तक गए। मतलब वो क्या कहना कि मैंने धरती की छाती को चीरकर वहां से हीरा निकाला, मतलब खदानों में उन्होंने खुदाई का काम किया, वहां से हीरा निकाला, पर उस वो जो हीरा निकलता है उसकी चमक के नीचे क्या है, मेरी अंधियारी जिंदगी है। मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर अफ्रीका के देशों में ले जाया गया। जो मजदूर है यहाँ से बंधुआ मजदूर बनाकर, मतलब सिर्फ खाने के बदले में काम करवाना पूरी जिंदगी, क्या होता है साउथ उनको वहां अफ्रीका ले गए, मतलब बाहर के देशों में ले जाते हैं। और इनके जो पूर्वज थे उनको मॉरिशस फिजी तक गए। वहां उन्होंने अपने परिश्रम से खेतों में गन्ना उगाया। इन देशों की समृद्धि में, मतलब हमारे जो भारत से मजदूरों को लेकर गए, कहाँ गए मंदिर, वहां पे उनको क्या बनाया, आवाज कहाँ से मित को चट्टा किसमें, मित को चट्टा
अब बंद कर दिया उनने माइक। ऑफ करो। टाइम और छोरा देख रहा। उन्होंने क्या बोला कि इनको बंधुआ मजदूर बनाकर अफ्रीका ले जाया गया और जो मेरे पूर्वजों को मॉरिशस फिजी तक ले गए और वहां पे इनसे परिश्रम करवाया, खेतों में गन्ना उगवाया। इन देशों की समृद्धि में मेरे पूर्वजों और मेरा योगदान है। मतलब ये जो दूसरे देश भी हैं, यहाँ की जो अमीरी है, संपन्नता है, इसमें मेरा और मेरे पूर्वजों का भी योगदान है। मैं समुंदर पार गया, मुझे देश परदेश का अंतर ना था। मैंने अपना पेट काटकर गोरी दुनिया का पेट भरा। मतलब वो समुंदर पार गया, दूसरी कंट्रीज में गया, वहां पे उसने अपना पेट काटा और दूसरे लोगों का पेट भरा। उसके लिए गगनचुंबी इमारतें बनाई। गगनचुंबी मतलब बहुत ऊंची, आकाश तक, ऐसे लगता है जैसे वो आकाश को टच कर रही हूँ। जिनमें रहने वाले मेरी झोपड़ियों से घृणा करती हैं। मतलब जो इतने ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंगे इन लोगों ने बनाई है मजदूरों ने, अब उन लोगों, जो लोग उन बिल्डिंग्स में रहते हैं, वह अब हमारी झोपड़ी से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। घृणा मीन्स नफरत करते हैं। मैं जमीन को जोतकर बोकर सोने जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर था, पर वे फसलें मेरे लिए नहीं थी। मैं भूखा था, भूखा रहा, मुझे पेट भर अन्न कभी नहीं मिला। क्या है, वो पूरा रात दिन उन्होंने फसलें उगाई, खेतों में काम किया, लेकिन वो तो भूखे थे और भूखे ही रहे। वह जो अन्न उगा वो इनके लिए नहीं था। जंगल काटकर मैंने गांव, कस्बे और नगर खड़े किए। बड़े बड़े नगरों में दैत्याकार कारखाने धुआं उगलने लगे। उनकी चिमनियों की छाया में मैं रात दिन अपना पसीना बहाता रहा। जब किसी मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से काट दिया जाता। क्या बोला उन्होंने कि जंगल काटे, गांव कस्बे नगर बनाए, बड़े बड़े दैत्याकार मतलब राक्षस के आकार के, मतलब बहुत बड़ी साइज की कारखाने बनाए और वो धुआं उगलने लगे। उनकी चिमनियों की छाया में मैं रात दिन अपना पसीना बहाता रहा। और जब किसी मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, क्या बोलते हैं कि जब किसी मशीन की चपेट में आकर अगर मैं क्या अपाहिज हो जाता, अपाहिज तो समझते हो ना, अपंग, हैंडीकैप्ड हो जाता, मतलब कोई बॉडी पार्ट उनका ऐसा होता है जो काम नहीं करता, अपाहिज हो जाते हो, तो मेरा नाम रजिस्टर से काट दिया जाता। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की ना थी। मतलब अगर उस कारखाने में काम करते हुए इनके हाथ पैर कट जाते हैं या ये मर जाते हैं तो उसकी जवाबदारी किसी की भी नहीं है, ना मेरे बाल बच्चों के प्रति, ना मालिकों की, ना सरकार की। अब जैसे ये मजदूर मर जाए तो इनके परिवार, बच्चे और इनका जो परिवार होता है उसकी जवाबदारी किसी की नहीं होती, ना इनके मालिकों की, ना सरकार की। मैं अपने बाल बच्चों के साथ मिलों की दीवारों की आड़ में बनाई गई टाट फूस की कुटिया में रहता हूँ। क्या बोल रहा है कि मैं अपने बाल बच्चों के परिवार के साथ जो इन मिलों की जो दीवारें होती हैं बाहरी साइड, वहां पे झोपड़ियां बनाकर, टाट फूस की कुटिया झोपड़ी बनाकर मैं वहां रहता हूँ। वहां के पापमय घिनौने शर्मनाक जीवन, मतलब वहां पे उनको कैसा लगता, किसको अच्छा लगेगा गंदगी में रहना, पर वो वहां हमेशा रहते हैं। उधर देश की संसद की ऊंची इमारत में शोषण के विरुद्ध, शोषण मतलब दूसरों को दबाना या उनकी क्षमता से ज्यादा काम करवाना और काम के अकॉर्डिंग उनको
पैसे ना देना, ये सब क्या कहलाता है? शोषण। इसके विरुद्ध कानून बनते रहे और इधर हमारी दुनिया शोषण का शिकार बनती रही। क्या बोला उन्होंने कि इतने सारे कानून बनते रहे और हमारी दुनिया जो है मतलब बस कानून ही बनते रहे और हम हमेशा शोषण का शिकार बनते रहे। प्रगति की दौड़ में बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से रॉकेट बने, पर हम जमीन पर ही रेंगते रहे। प्रगति की दौड़ मतलब उन्नति की, आगे बढ़ने की जो दौड़ होती रही वो चलती रही और उसमें क्या रहा कि उसमें पहले रथ बने फिर रॉकेट तक बन गए, लेकिन हम जो थे मजदूर जो थे वो जमीन पर थे और जमीन पर ही रेंगते रहे। उधर हमारी मिलों ने क्रांति की पर मैं वहीं का वहीं रह गया। मतलब जो मिलें थी वो जब से खुली, बंद हुई, आगे बढ़ी, उनने कितना प्रोग्रेस किया, लेकिन जो मजदूर थे वो मजदूर वहीं के वहीं रह गए। पूंजीपतियों के लिए मैं पहाड़ों से लोहा, कोयला, टिन खोदता हूँ, एल्यूमिनियम तैयार करता हूँ, तेल और पेट्रोल निकालता हूँ। वे इनके नाम पर खूनी लड़ाइयां लड़ते हैं। मैं तो तेली का बैल हूँ, मुझे कहीं भी जोत दो मैं चलता ही जाऊंगा। मतलब जो कोल्हू का बैल कहते हैं ना, इसको कहीं भी कितना भी घुमाते रहो, कितना ही काम कराते रहो। तो मजदूर क्या बोलता है कि मैं पूंजीपतियों के लिए पहाड़ों से लोहा, कोयला, टिन सब कुछ खोदता रहता हूँ, एल्यूमिनियम तैयार करता हूँ, तेल पेट्रोल निकालता हूँ और कहीं जो युद्ध वगैरह होते हैं तो वहां पे खूनी लड़ाइयां भी लड़ लेता हूँ। मतलब मुझे कहीं भी लगा दो मैं वहीं पे चल जाऊंगा, मशीनों की तरह। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, जहां मुझे काम पे लगाओ मैं लग जाता हूँ। कौन बोल रहा है ये? मजदूर। मुझे तो दूसरों के इशारों पर चलना है। मुझे क्या है? मुझे तो दूसरे के इशारे पे चलना है, मुझे खुद से कुछ भी नहीं करना है। मैं एक बार भी नहीं सोचता कि मेरे हाथों में जादू है, उनमें मसीहा का असर है। मसीहा मतलब होता है देवदूत, मतलब उसमें दैवीय शक्ति है, उन हाथों में जादू है। काश मैं इसे समझ पाता। वो सोच कहता है कि काश मैं इस बात को समझ पाता कि मेरे हाथों में जादू है। दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। मेरे सहारे कारखाने असीमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मतलब मजदूर जो काम करते हैं तो वहां पे असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में माल बनता जा रहा है। मैं तिनके से ताड़ बनाता हूँ, तिल से पहाड़, सुई से लेकर जहाज तक की चीजों पर मेरे हाथ का जादुई स्पर्श है। मतलब इन सब चीजों पर क्या है? मेरे हाथ का स्पर्श है। पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं? पर ये सब जो चीजें हैं मैं बनाता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, पर ये सब मेरे लिए क्यों नहीं है? इनमें मैं इनमें से तिनका तक नहीं ले पाता। मैं अभी भी भूखा और नंगा हूँ। क्या ये मिलें मेरे तन को नहीं ढक सकती? क्या ये अन्न के असीमित भंडार मेरे पेट नहीं भर सकते? क्या पूछता है मजदूर कि मैं इतना काम करता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तब भी मैं भूखा और नंगा क्यों हूँ? क्या जो मैं इतनी मिलों में काम करता हूँ क्या यह मेरे तन को नहीं ढक सकते? और क्या ये जो इतने असीमित अन्न के भंडार हैं क्या यह मेरा पेट नहीं भर सकते? इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? कहता है कि इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? इन्हें जो बनाता है वह मैं, अथवा जिनके लिए बनाता हूँ वे। क्या बोल रहा है कि ये जो मेरे प्रश्न हैं कि क्या मेरा पेट नहीं भर सकता, क्या मेरा तन नहीं ढक सकता, तो इसका उत्तर कौन देगा? मैं दूं जो ये चीजें बनाता हूँ, या वो देंगे इसका उत्तर जिसके लिए ये मैं चीजें बनाता हूँ? मतलब जो हमारे मिल्स के जो मालिक होते हैं, या वो देंगे या मैं दूंगा। है ना? यह क्या है? यह चैप्टर है एक मजदूर की आत्मकथा। इसमें एक उन्होंने एक लिखी है, छोटी सी कविता है। मेरी स्थिति का सही चित्रण तो कवि देवराज दिनेश ने किया। क्या किया है? मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए।
वो कहते हैं कि मैं मजदूर हूं, मुझे देवताओं की बस्ती से क्या काम। अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। वो क्या बोलते हैं कि अनगिनत मतलब जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, इतनी बार मैंने धरती पर स्वर्ग बनाया है। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर। अभाव मतलब होता है कमी। वो कहता है कि अनगिनत बार मैंने धरती पर स्वर्ग बनाया है, लेकिन अपनी जो कमियां थी उनको कभी भी मैं मिटा नहीं पाया हूँ। पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। मतलब दूसरों की मैं सारी कमियां पूरी कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे अभाव है उनको मैं नहीं मिटा सकता हूँ। मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ, युग युग से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ यूं महल सजाने। क्या बोलता है कि मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ, और युगों युगों से मतलब कितने ही समय से मैं इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित में लगा हूँ महल सजाने। मतलब मैं किसी और के लिए महल बनाता हूँ। जो मैं इतने बड़े बड़े घर महल बनाता हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं, मैं तो झोपड़ी में ही रहता हूँ। एक ही मेरे कितने साथी भूखे रह लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। क्या बोलते हैं कि मेरे ऐसे ही मेरे कितने ही साथी हैं जो खुद भूखे रहकर दूसरों के लिए अन्न उगाने में लगे हुए हैं। मैंने रेगिस्तानों की रेती को धो धोकर बंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए। बंध्या धरती मतलब बंजर हो जाती, जहां पे फसलें नहीं उगती हैं। तो क्या बोलता है कि मैंने रेगिस्तान की जो रेती होती है उसको धो धोकर बंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मतलब बंजर धरती को भी मैंने उपजाऊ बनाया है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बात धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया। कहते हैं मुझे क्या इस देवों की बस्ती से है, मैंने तो अनगिनत बार इस धरती पर स्वर्ग बनाया है ना। ये किसकी आत्मकथा है? मजदूर की, है ना। आपको समझ में आई? क्लास Yes, ma'am. समझ में आया? किसने आंसर Yes, किया ये? ma'am. क्यों? किसने आंसर किया? टेल मी योर नेम। एक फाइनल थम्स अप कीजिए, सबको समझ में आ गया है तो। नेक्स्ट चैप्टर के आप हार्ड वर्ड्स उसमें से फाइंड आउट कीजिए और लिख कर रखिए अपनी कॉपी में। ठीक है? आरिनी, समझ में आया? Yes, ma'am. सच में? Yes, ma'am. आस्था, सभी को आया समझ में? चलिए ठीक है। फाइनल एक थम्स अप दीजिए सब लोग। मुस्तफा, आपको नहीं आया समझ में? आरिफा, मुनीरा,
आया मैम ना? आ गया समझ में। चलिए। जी मैम।